अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेज़र्ट इकोसिस्टम। अब देखें, आपको इसकी लोकेशन बता रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप देखें डेज़र्ट इकोसिस्टम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। वेस्टर्न पंजाब में, जिसमें मियाँ वाली और बखर आता है। और ये जो डेज़र्ट इकोसिस्टम जो कि वेस्टर्न पंजाब में मौजूद है, इसको क्या कहते हैं? थल। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं सदरन पंजाब में, जैसे कि फोर्टाबास, बहावल नगर, याजमान, बहावलपुर, जिसको चोलिस्तान का एरिया भी कहते हैं, खानपुर एंड रहीम यार खान, इनमें भी डेजर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। वेस्टर्न पंजाब और सदरन पंजाब का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिंध में आ जाएं, तो सिंध में जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? थर। ठीक है। ये थल और थर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये आया होता है कि थल और थर क्या है। तो थल क्या होता है? वेस्टर्न पंजाब में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको क्या कहेंगे? थल। और जो सिंध में डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको क्या कहेंगे? थर। उसके बाद आज हैं आपको बता रहे हैं कि ये जो बायोम्स हैं ये तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। तकरीबन 20 to 30 नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड एंड ऑल्सो इन द रेन शेडोज ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस। तकरीबन अगर आप देखें इक्वेटर से 20 to 30 डिग्री आप नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करें तो आपको ये बायोम्स हर कॉन्टिनेंट में नज़र आएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब पहाड़ी सिलसिले हैं, उनमें उनके इर्द गिर्द भी मौजूद है। डेज़र्ट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। डेज़र्ट में मुख्तलिफ़ तरह का इन्वायरमेंट होता है। और अगर आप एक एक्सट्रीम पे देखें तो आपके पास सहारा या चिले, ये डेज़र्ट हैं, वेयर इट विचुअली नेवर रेन्स, जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, एंड देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल। और यहाँ पे कोई भी, वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म के प्लांट्स मौजूद नहीं हैं। ये आपके पास एक एक्सट्रीम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं डेज़र्ट में। तो जो सहारा या चिले है, इसमें कोई वेजिटेशन नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, बल्कि आपकी बुक में तो ये सच टॉपिक होगा, मतलब सीक्वेंस में ही होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ। आप देखें, द मोर कॉमन डेजर्ट्स हाउ एवर आर करेक्टराइज्ड बाय वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन एंड लार्ज एरियाज ऑफ बेयर ग्राउंड। अब डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट को डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें वेजिटेशन या प्लांट्स बिल्कुल नहीं होते, अगर हों भी तो बहुत कम, बहुत फासले पे मौजूद होते हैं। वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन का मतलब है कि बहुत फासले पे जो प्लांट्स मौजूद हों। और ज़्यादातर जो एरिया होता है बेयर ग्राउंड मीन बंजर ज़मीन होती है। ठीक है। उसके बाद रेनफॉल देखें तो तकरीबन 25 to 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। तो प्लांट लाइफ इसमें आपको वाइडली स्पेस्ड प्लांट्स नज़र आएंगे, वो भी इंसानों ने जो उगाए हुए होंगे। इफ़ प्लांटेड बाय हैंड का मतलब है कि जो ख़ुद से लगाए गए होंगे। नेचुरली यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं होते, और वो भी आपको दूर दूर के इलाके में नज़र आएंगे। करीब करीब आपको इस तरह से कोई वो दरख्त या झाड़ियाँ या इस तरह के नज़र नहीं आते पौधे। और पेरेनियल प्लांट्स मौजूद हैं। पेरेनियल प्लांट्स जो तकरीबन सारा साल ही मौजूद रहते हैं, जैसे बुशेज़ हो गई या कैक्टाई हो गए। अब प्लांट्स की एडाप्टेशन क्या है कि इनमें वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ प्रेशियस वाटर, क्योंकि डेजर्ट में अब वाटर बहुत कीमती चीज़ है। तो इनमें जो प्लांट्स मौजूद होंगे उनके अंदर ये एडाप्टेशन होगी कि उनकी जो वो उन पे जो कवरिंग होगी वो वैक्स की बनी हुई कवरिंग होगी, वाटर प्रूफ होगी, उसमें से एवापोरेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि एवापोरेशन से पौधे को प्रिवेंट करना होता है ताकि पौधा विल्ट ना हो। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि वाटर जो है ये कैक्टाई या बाकी जो सक्कुलेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने स्टेम के अंदर। तो कैक्टाई और बाकी जो सक्कुलेंट प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं कि वाटर को अपने स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि जब बाद में ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स में इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। कैक्टाई और यूफोर्बिया जो हैं ये सक्यूलेंट्स हैं और इनके फ्लशी स्टेम्स होते हैं जिनमें वाटर स्टोर हो सकता है फॉर यूज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट। जब खुश्क साली की सूरत हाल हो तो उस पीरियड में इस्तेमाल करने के लिए ये वाटर को अपने स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं। तो इनकी ये दो एडाप्टेशंस हैं। एक तो ये कि इनके ऊपर वैक्स की बनी हुई कोटिंग होती है, वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है जिससे एवापोरेशन को प्रिवेंट किया जाता है। और दूसरी एडाप्टेशन क्या है कि ये अपने स्टेम्स के अंदर, ये कैक्टा या बाकी सक्यूलेंट्स जो मौजूद होते हैं डेजर्ट्स में, ये अपने स्टेम्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई सीज़न में या ड्रॉट के पीरियड में इसको इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद आप एनिमल लाइफ पे आ जाएँ।
तो एनिमल्स जो हैं ये, इनमें भी एबिलिटी होती है कि ये लिटिल वाटर पे सरवाइव कर सकते हैं। इनमें एडेप्टेशन इस तरह की पाई जाती हैं कि ये डेजर्ट में जो कम मतलब वाटर की मकदार कम है ना, तो उस पर सरवाइव करने के लिए इनमें एडेप्टेशन मौजूद हैं। अब आपके पास जो डेजर्ट्स हैं उनमें ऐसे एनिमल्स बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे जो दिन के वक्त बाहर निकलें, क्योंकि दिन के वक्त बहुत गर्मी होती है, तो इस वजह से दिन के वक्त जो है वो एनिमल्स बाहर निकलने वाले एनिमल्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एनिमल्स हैं ये सन से ज़रा बच के रहते हैं और हीट से, और इन कूल अंडरग्राउंड बरोज़, वो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे उन्होंने बरोज़ बनाई हुई होती हैं, उनमें गर्मी से और सूरज की ये हरारत से बचने के लिए उनमें रहते हैं दिन के वक्त। और रात के वक्त ये सारे एनिमल, इसमें डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं वो सारे रात के वक्त निकलते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स और बाकी रेप्टाइल्स। इसके अलावा मैमल्स में कैंगरू रैट हो गया, और बर्ड्स जैसे कि बरोइंग आउल। अच्छा, ये ना आपकी बुक वालों ने भी शायद ऐसे किया होगा कि कैंगरू और रैट के दरमियान में कॉमा लगाया हुआ है, तो कैंगरू रैट एक मतलब ये एक ही है एनिमल, ठीक है। कैंगरू की ये कैंगरू के बाद कॉमा नहीं है, कैंगरू रैट के बाद कॉमा है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। कैंगरू के बाद जो कॉमा है इसको काट दें। कैंगरू रैट एक एनिमल है, ठीक है, ये डेजर्ट में पाए जाने वाला मैमल है। उसके बाद आपको बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स सर्वाइव विदाउट एवर ड्रिंकिंग एट ऑल, गेटिंग ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड एंड वाट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन देयर टिश्यूज़। अब जो डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो मोस्टली पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी वैसे ही बहुत कम होता है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वो सारे का सारा वाटर अपने फूड से हासिल करते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बिग हॉर्न, शीप और कैमल वगैरह, ये परमानेंट वाटर होल्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब सहरा में कोई ऐसी जगह हो, कोई होल हो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता हो, तो ये वहाँ से पानी पी लेते हैं जब बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट सीज़न होता है साल का। अब आगे ह्यूमन इम्पैक्ट में आ जाएँ। While human activities are reducing the extent of many biomes, they are causing the spread of deserts, a process called desertification। ये कह रहे हैं कि वैसे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत से बायोम्स को रिड्यूस कर रही हैं, कम कर रही हैं, उनकी हमारी सरगर्मियाँ इस तरह की हैं कि हम मोस्टली बायोम्स को मुतासर कर रहे हैं और उनकी हदूद जो भी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उन बायोम्स को रिड्यूस करते हुए हम क्या चीज़ बढ़ा रहे हैं, हम डेजर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, डेजर्ट को फैला रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, उसमें जितने भी ग्रास है उसको ओवर ग्रेजिंग के ज़रिए ख़त्म कर दे, तो वहाँ पे जो लैंड होगी वो तो बैरन हो जाएगी ना, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, डिसर्टिफिकेशन किया कि हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कन्वर्ट कर दिया डेजर्ट में। इसी तरह एक जगह पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें, वहाँ के जो दरख्त हैं उनकी लकड़ी को आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें, उसको उस दरख्तों को काटना शुरू कर दें वहाँ पे घर बनाने के लिए या वहाँ पे काश्तकारी करने के लिए। तो आपने तो उस एरिया को ख़त्म, मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट था आपने उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना। तो इस तरह से हम ये जो बढ़ा रहे हैं डेजर्ट्स को या ज़मीन को, जो हम बंजर किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। अब उसके बाद आपके पास एग्जांपल है साहिल की, ये डेजर्ट है, बॉर्डर द सदर्न एज ऑफ द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। अब जो साहिल है ये सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में मौजूद है उसके सदर्न एज पे मौजूद है, उसको सराउंड कर रहा है। 25 ईयर्स ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल कपल्ड विद रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैव कॉज्ड स्टेडी साउथवर्ड स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। अब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 25 साल यहाँ पे जो एनुअली बारिश होती है उससे भी कम हुई है, और इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन भी साथ साथ बहुत बढ़ गई है इन एरियाज़ में। तो ये जो एरिया है साहिल का, ये साउथवर्ड साइड पे मज़ीद बढ़ता जा रहा है। द साहिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। अब साहिल जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ह्यूमन पॉपुलेशन की, जो कि कैरिंग कैपेसिटी से, मतलब उस एरिया की या उस लैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल एक एरिया जो कि 100 पीपल को सपोर्ट कर सकता है और वहाँ पे 200 पीपल हैं, तो ज़ाहिरी बात है इसको हम क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर गई है। तो साहिल जो है इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये साहिल का एरिया साउथवर्ड साइड पे कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि डेजर्ट जो है ये
सहारा डेजर्ट इसकी जो इसका एरिया है ये बढ़ गया है। The loss of the productivity of the ecosystem is nearly irreversible, and massive famines such as occurred in Ethiopia in the mid 1980s are a tragic result. ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, और एक दफ़ा प्रोडक्टिविटी कम हो जाए किसी भी जगह पे, आपने कोई भी एरिया है वहाँ पे वो उस लैंड को बैरन लैंड कर दिया या उसको इनफर्टाइल कर दिया, मतलब वहाँ पे दोबारा से प्लांट्स वगैरह नहीं उगाए जा सकते, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली वहाँ की जो पहले पैदावार थी वो दोबारा वो तो नहीं हो सकती। तो जब आपने प्रोडक्टिविटी एक दफ़ा वहाँ की कम कर दी है या ख़त्म कर दी है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती, और इसकी वजह से फेमाइन्स मीन कहत आते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल एथियोपिया में है, जो कि 1980s के मिड में हुई थी, और ये इसी वजह से है क्योंकि वहाँ की जो लैंड है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था अपने पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे फेमाइन्स आने शुरू हो गए थे।